हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोनी। और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो ऑडिटिंग का कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। So the word audit means is derived from the Latin word to audire. What does audit means? Audit मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। पहले एक आपको पता है ये कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करती है, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाते हैं। ठीक है, उससे क्या पता चल जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, या किसी बिजनेस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कंपनी है प्रॉफिट में है या फिर वो लॉस में है, वो उससे पता चल जाता है। तो अब इसका मतलब यही है कि ऑडिटिंग इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? जब वो चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, और उन्हें पता चल जाता है कि इसमें कोई किसी ने एरर तो नहीं करे हुए। कंपनी के जो स्टाफ है, जो मेंबर्स है, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करते हैं, और मतलब अगर कोई एरर हो या फ्रॉड हो, जिससे कंपनी को फ्यूचर में जो है क्राइसिस या कुछ आउटकम्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑडिट किया जाता है। कंपनी ऑडिट करवाती है। ठीक है, नाउ इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स टू असर्टेन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जब भी फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, या बुक ऑफ अकाउंट्स होती है कंपनी की, ठीक है, उससे अगर आप एग्जामिन करते हो तो उससे क्या पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, सही है, ट्रू और फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, कि मतलब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ठीक है, ऑडिटिंग इज़ द इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, एडिक्वेसी एंड। इसका मतलब यही है कि अकाउंटिंग डेटा को और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है जो कंपनी के, उसे कितनी अच्छी तरह से, कितनी बारीकी से वो क्या करते हैं, चेक करते हैं ऑडिटर। नाउ डिफरेंट ऑथर्स हैव डिफाइंड ऑडिटिंग डिफरेंटली। सम ऑफ द डेफिनेशंस आर, अभी मैंने इसमें जो डेफिनेशन ली है वो 3 लोगों के लिए। आप इन तीनों डेफिनेशन में से कोई सा भी एक पढ़ सकते हो। ठीक है, और अपने एग्जाम में आप लिख के आ सकते हो। ये क्या होता है? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टेब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस टू विच दे प्रपोज टू रिलेट। इसका मतलब यही होता है कि जो भी आप ऑडिट करते हो, कि कंपनी के रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, आप उनका एग्जामिन करते हो कि जो भी उसमें स्टेटमेंट्स दी गई है वो करेक्ट है या नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये आप उसमें चेक करते हो। तो डेफिनेशन भी आपको यही बता रही है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रखी है, जर्नल एंट्रीज हो रखी है, वो सही है या गलत है। ठीक है, आप सबको मैंने एक डेफिनेशन समझा दी है, बाकी दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल थोड़ी सिमिलर ही है। ठीक है, थोड़े चेंजेस है, वो आप कर सकते हैं खुद से। इनमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लेना। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है? हमारे 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्सिडी ऑब्जेक्टिव्स। The objectives of auditing are changing with an advancement of business techniques. Earlier, it was only to check the correctness of receipts and payments. The objective of audit has been classified into 2 heads: main objective and subsidiary objective. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, ये पढ़ना है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग इज़ टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। पहला ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सिमिलर है, बहुत आसान है। क्या मतलब इसका? जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की, उसको चेक करना, उसको ऑडिट करना। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि कंपनी प्रॉफिट है में है या लॉस में है। पढ़ो, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द अकाउंट्स रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ट्रांजेक्शंस। जो भी ट्रांजेक्शंस दी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, तो वो ट्रू है या नहीं है, वो फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, ये हमें इंश्योर करना होता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू वेरीफाई एंड एस्टेब्लिश दैट अ गिवन डेट बैलेंस शीट presents true and fair view of financial position of the business and the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the accounting period. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है वो क्या करती है? ट्रू एंड फेयर व्यू बताती है। देखो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा रेड पेन से दिखा देती हूँ। जो भी हमारी बैलेंस शीट है ये एक तरह से क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं कंपनी के, वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती है कंपनी के। ठीक है, इट इज़ टू एस्टेब्लिश दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। Thus, the main objective of auditing is to form an independent judgment and opinion about the reliability of accounts and truth and fairness of your state of affairs and working results. से जो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी गई स्टेटमेंट्स है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है? पहले चेक करता है उन सबको, और फिर वो अपना जजमेंट पास करता है, अपना ओपिनियन देता है, कंपनी के ओनर्स को बताता है कि जो भी आपका कंपनी के एक्टिविटीज़ है
या कुछ भी आपके अफेयर्स चल रहे हैं कंपनी में, वो ठीक है या गलत है। जो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मतलब सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स है, वो तो फ्रॉड और एरर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉड्स या एरर्स जो भी होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उन्हें डिटेक्ट करती है ऑडिटर और प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आता है हमारा डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। फ्रॉड इज द इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद एन इंटेंशन टू डिसीव। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहा था कंपनी के, किसी ने जानबूझकर उसमें मिस्टेक्स करी है या जानबूझ के एंट्रीज रॉन्ग डाली है, कुछ भी ट्रांजैक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, कंपनी जो होती है वो सफ़र करती है, ठीक है। और ऑब्वियसली जिसने भी जानबूझकर किया होता है, या तो वो कंपनी को डिसीव करना चाहता है, डिसीव मतलब कंपनी को डुबाना चाहता है, या कुछ भी मतलब बदला लेना चाहता है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फ्रॉड जो हो गया वो एक तो जानबूझकर किया जाता है, मतलब इंटेंशनली किया जाता है, ये आप लिखेंगे वहाँ पे। And prevention of errors. Auditors should be careful about the detection of errors because manipulation of in accounting may also appear as error or it may be result of carelessness on a part of bookkeeper. आपको पता ही है, जो भी कंपनी में या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एरर्स होते हैं वो जानबूझ कर नहीं होते हैं, वो किसी ने गलती से मतलब कोई गलत ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिए, तो ये वही होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, क्लेरिकल एरर्स। एंड अब क्लेरिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, हिंदी में बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। क्लेरिकल एरर्स वो होते हैं कि अगर बाय चांस आपने या जो भी कंपनी के जो भी फाइनल अकाउंट्स या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हैंडल करता है, उसने इनकरेक्ट या गलती से उसने कोई रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी गलती से, या गलती से कोई भी ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दिया है या भूल गया, तो वो जो होते हैं वो क्लेरिकल एरर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी क्लेरिकल एरर्स आर सब डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट आता है एरर्स ऑफ कमीशन। दिस एरर्स occur because of wrong recording, posting either wholly or partially of the amount in the books of original entry or ledger accounts, or wrong computations, wrong totaling, wrong balancing and wrong costing of subsidiary books. एरर्स ऑफ कमीशन होता क्या है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के हैंडल कर रहा था, उसने बाय चांस गलती से रॉन्ग एंट्री डाल दी, ठीक है, या आधी अधूरी एंट्री पोस्ट कर दी किसमें, लेजर अकाउंट वगैरह में या फिर आपकी कैश बुक वगैरह में, कि वो जो आएगा वो हमारे एरर्स ऑफ कमीशन के अंडर पे आएगा। दूसरा जो है वो है हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है, दिस एरर्स ऑकर व्हेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और आर नॉट पोस्टेड टू लेजर। इसका मतलब यही होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के हैंडल कर रहा है वो तो ट्रांजैक्शन करना ही भूल गया, ठीक है। ओमिशन मतलब भूल जाना, कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसकी वजह से क्या हुआ, लेजर अकाउंट में गड़बड़ हो गई, तो यही है हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन। थर्ड आता है हमारा एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, एरर्स ऑफ दिस टाइप आर मेड व्हेन एन एंट्री इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज रिकॉर्डेड ट्वाइस एंड हेंस इज ऑल्सो पोस्टेड ट्वाइस टू लेजर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंडल कर रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा था अकाउंटेंट, ठीक है, उसने क्या करा है, 2 बार गलती से एंट्री पोस्ट कर दी, चाहे तो वो लेजर अकाउंट में करी है या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करी है, आपकी उसने 2 बार गलती से ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी, सेम ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी, ठीक है। इसका मतलब हो गया एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब 2 बार, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा कंपेंसेटिंग एरर्स और ऑफसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग मतलब, थोड़ा हिंदी में आपको थोड़ा शॉर्ट सा बता देती हूँ, कंपेंसेटिंग मतलब एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती कर दी, ठीक है। ये देख लो, व्हेन 2 और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ मैनर दैट इफेक्ट ऑफ दिस एरर्स ऑन द डेबिट्स एंड क्रेडिट इज निल, दिस एरर्स आर रेफर टू एज कंपेंसेटिंग एरर्स। देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे ए है और बी पर्सन है, ठीक है। ए ने 500 रुपीज़ दिए थे, तो वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें क्या करने थे, क्रेडिट करने थे। और जो बी है, बी को हमने 500 दिए थे, तो कंपनी के अकाउंट से हमें डेबिट दिखाने थे। तो क्या हुआ, उन्होंने तो ए का जो है, ए का तो उन्होंने डेबिट दिखा दिया और बी का क्या दिखा दिया, सी का। पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो नील पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि यहाँ पे भी 500 रुपये, यहाँ पे भी 500 रुपये, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक। अब आता है हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आर दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिटिंग प्रोसेस। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑकर व्हेन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट फॉलोड करेक्टली व्हेन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको दिमाग में लेकर नहीं उसने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करी, उसने अपने मन से ही रिकॉर्ड कर दी ट्रांजेक्शन्स, या तो वो भूल गया अपने कि जो भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, उसको देख के ही मुझे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, तो वो भी गलती से वो भूल गया, कोई उसकी जानबूझकर उसने नहीं किया, तो ये हो गया हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो आते हैं वो आता है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। अब आता है हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये हमारे फ्रॉड्स के अंडर आते हैं, जैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इज नॉर्मली कॉल्ड एम्प्लॉय फ्रॉड। एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे गेट इन्वॉल्व इन कमिटिंग फ्रॉड to obtain an illegal advantage or personal gain. Such
फंड्स जनरली इन्वॉल्व दैट थेफ्ट ऑफ एसेट मोस्टली कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। इसका मतलब यही होता है कि जो भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उन्होंने जानबूझकर फ्रॉड अटेम्प्ट किया है, ठीक है, या तो अपने बारे में सोच के अपना पर्सनल गेन को देख के, ठीक है, या इलीगल एडवांटेज की वजह से उन्होंने फ्रॉड किया है, फ्रॉड कमिट किया है। सच फ्रॉड्स जनरली इन्वॉल्व द थेफ्ट ऑफ एसेट्स मोस्टली कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। बाई चांस उन्होंने कुछ भी हमारा एसेट आया कंपनी में, छोटे मोटे एसेट आया, कैश आया, ठीक है, आधे उन्होंने अपनी पॉकेट में ही रखे, तो वो भैया वो फ्रॉड ही तो हो गया एक तरह से, गलती से तो नहीं रखेगा ना वो पॉकेट में। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, misappropriation also known as defalcation of cash is very common in large businesses. Since the owner has very minimal control over the receipts and payments of cash, cash can be misappropriated in variety of ways, including recording less amount than the amount actually received, recording the fictitious payments, recording more amount than the amount actually paid. इसका मतलब यही होता है कि आप सबको पता ही है कि अगर जैसे कंपनी बहुत बड़ी है, लार्ज बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस है, अब ओनर तो ये नहीं है ना कि वो अपना भैया कंट्रोल रखेगा, उसके पास और भी काम होते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाता है, वो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स नहीं देख पाता कि कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, ठीक है। जब उसकी कंट्रोल नहीं रहता है, उसकी नज़र नहीं रहती उस पर, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ या कोई भी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंडल करता है, तो वो क्या करता है, फ्रॉड अटैम्प्ट कर देता है। तो रिकॉर्डिंग, अब कैश को लेके फ्रॉड अटैम्प्ट कैसे करता है ये मैं आपको बताती हूँ। रिकॉर्डिंग लेस अमाउंट देन द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। जैसे अमाउंट हमें मिली 500, पर उसने जो रिकॉर्ड करी है वो 200 रिकॉर्ड करी, तो ये जो 200 अमाउंट है ये तो लेस है, 300 का है, 300 उसने अपनी पॉकेट में डाल लिया भाई, तो ये तो गलत बात है ना, ये फ्रॉड है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ fictitious पेमेंट्स मतलब वही हो गया कि कोई पेमेंट आई नहीं और उसने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मोर अमाउंट देन द अमाउंट एक्चुअली पेड, वही बात हो गई है कि 500 रुपये आए और उसने 500 रुपये पे करी गई और दिखा दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि उसने 1000 रुपये पे कर दिए, ठीक है। तो वो गलत बात है कि वो 500 रुपये अपनी जेब में डाल रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है। अब आता है हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब इसमें जो होता है गुड्स को लेके फ्रॉड होता है। मैं एक चीज़ समझा देती हूँ, जो भी हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं उनको लेके फ्रॉड होता है, क्योंकि एक तो देखो वो बल्कि नहीं होते हैं और उनकी वैल्यू हाई होती है, तो इस वजह से क्या है, कुछ जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं वो फ्रॉड कर देते हैं। जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली होता है, मैंने आप सबको बताया था। दैट्स इट, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, ये फर्स्ट लेक्चर था मेरा, तो और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। आप ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। चलिए ठीक है, फिर मैं ये लेक्चर अभी ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। होप सो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं आगे ऐसी ही न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।